पॉलिटिक्स एक ऐसा वर्ड जिसे सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं। और इस पॉलिटिक्स के सेंटर में कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज। हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं, लोगों को भले ही कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट के रूल्स के बारे में ज्यादा ना पता हो, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टीज के बारे में सब जानते हैं। जब भी कुछ गलत होता है, सबसे पहला ब्लेम किस पर जाता है? पॉलिटिकल पार्टीज पर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इनकी जरूरत है ही क्यों? अगर सब इन्हीं को बुरा कहते हैं, तो क्या हम इनके बिना काम नहीं चला सकते? चलिए आज इसको ही डिकोड करते हैं। सबसे पहले, एक पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? सिंपल वर्ड्स में, ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जो एक साथ आते हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए और गवर्नमेंट में पावर हासिल करने के लिए। हर पार्टी की अपनी कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं। वो हमें यानी जनता को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी पॉलिसीज बाकियों से बेहतर हैं और हमारा सपोर्ट मांगते हैं। बेसिकली ये पार्टियां सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग सोच है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। आपने देखा होगा, लोग किसी ना किसी पार्टी के साइड होते हैं। इसे कहते हैं पार्टिसनशिप। एक पार्टी के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहले हैं द लीडर्स, जो पार्टी को लीड करते हैं और सारे बड़े डिसीजंस लेते हैं। दूसरे हैं द एक्टिव मेंबर्स। ये वो लोग हैं जो जमीनी लेवल पर गली मोहल्ले में पार्टी के लिए काम करते हैं। और तीसरे हैं द फॉलोअर्स, यानी हम और आप जैसे आम नागरिक, जो पार्टी की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं और उन्हें वोट देते हैं। तो अब ये पार्टियां करती क्या हैं? इनके काम क्या हैं? नंबर 1, चुनाव लड़ना। पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शंस में उतारती हैं। इंडिया में ज्यादातर पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि टिकट किसको मिलेगा। नंबर 2, पॉलिसीज और प्रोग्राम सामने रखना। हर पार्टी अपनी अलग अलग पॉलिसीज जनता के सामने रखती है और वोटर्स अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें चुनते हैं। एक देश में लाखों ओपिनियंस हो सकते हैं। पार्टीज इन लाखों ओपिनियंस को कुछ बेसिक पॉलिसीज में समेटकर हमारे सामने रखती हैं, जिससे हमारे लिए चॉइस करना आसान हो जाता है। नंबर 3, कानून बनाने में इंपॉर्टेंट रोल। देश के लिए लॉज बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। पार्लियामेंट में कोई भी बिल तभी पास होता है जब मेजॉरिटी उसके सपोर्ट में हो। और मेजॉरिटी किसकी होती है? जीती हुई पार्टी के मेंबर्स की। तो वो पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही वोट करते हैं। नंबर 4, सरकार बनाना और चलाना। जो पार्टी इलेक्शन जीतती है वही गवर्नमेंट बनाती है। पार्टी लीडर्स को ट्रेन करती है और फिर उन्हें मिनिस्टर्स बनाकर सरकार चलाने की जिम्मेदारी देती है। नंबर 5, विपक्ष की भूमिका यानी रोल ऑफ द ऑपोजिशन। जो पार्टियां इलेक्शन हार जाती हैं, उनका काम खत्म नहीं होता। वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। वो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती हैं, उनकी फेलियर्स को जनता के सामने लाती हैं और सरकार पर एक कंट्रोल रखती हैं। नंबर 6, पब्लिक ओपिनियन बनाना। पार्टीज अलग अलग इश्यूज को उठाती हैं, उन पर बहस करती हैं। उनके लाखों मेंबर्स पूरे देश में फैले होते हैं, जो लोगों के ओपिनियन को एक डायरेक्शन देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर 7, सरकारी मशीनरी तक आम आदमी की पहुंच बनाना। सोचिए, एक आम इंसान के लिए किसी बड़े सरकारी ऑफिसर से मिलना कितना मुश्किल है, लेकिन अपने एरिया के किसी लोकल पार्टी नेता से कांटेक्ट करना काफी आसान होता है। पार्टीज लोगों को सरकारी स्कीम्स और सुविधाओं तक पहुंचाने में एक ब्रिज का काम करती हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या होगा अगर पॉलिटिकल पार्टीज हो ही ना? लेट्स इमेजिन दिस सिनेरियो। अगर कोई पार्टी नहीं होगी तो हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। इसका मतलब वो सिर्फ अपने छोटे से एरिया के लिए जवाबदेह होगा, पूरे देश के लिए नहीं। कोई भी कैंडिडेट देश लेवल पर बड़े पॉलिसी चेंजेस का वादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास तो मेजॉरिटी होगी ही नहीं। चलो मान लेते हैं जैसे तैसे सरकार बन भी गई, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं होगी। इंडिपेंडेंट एमएलएस अपने फायदे के लिए कभी भी सपोर्ट वापस ले सकते हैं और सरकार बार बार गिरती रहेगी। देश कैसे चलेगा? इसलिए जैसे जैसे सोसाइटी बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती गई, पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी हो गईं। ये अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाती हैं ताकि एक जिम्मेदार सरकार बन सके। इन शॉर्ट, पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए एक नॉन नेगोशिएबल शर्त है। तो ठीक है, पार्टीज जरूरी हैं, पर कितनी पार्टीज होनी चाहिए? दुनिया भर में 3 तरह के पार्टी सिस्टम्स हैं। पहला है वन पार्टी सिस्टम। यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी को गवर्नमेंट बनाने और चलाने की परमिशन होती है। एग्जाम्पल, चाइना, जहां सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ सिटीजन्स के पास कोई चॉइस ही नहीं है।
दूसरा है टू पार्टी सिस्टम। यहाँ पावर मेन रूप से दो पार्टीज के बीच घूमती रहती है। एग्जाम्पल अमेरिका और ब्रिटेन। बाकी पार्टीज भी होती हैं, लेकिन वो शायद ही कभी जीत पाती हैं। और तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसा इंडिया में है। यहाँ कई पार्टीज पावर के लिए compete करती हैं, और जब किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो कई पार्टीज मिलकर एक गठबंधन यानी कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। आपने एनडीए और यूपीए का नाम तो सुना ही होगा। अब सवाल ये है कि इनमें से बेहतर कौन सा है? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये उस देश के सोसाइटी, उसके सोशल डिविजन्स और हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम बिल्कुल नेचुरल है। ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन देता है। इंडिया में पार्टीज को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज वो हैं जिनकी प्रेजेंस देश भर में अलग अलग स्टेट्स में होती है। इलेक्शन कमीशन के रूल्स के हिसाब से एक पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस तब मिलता है जब वो लोकसभा इलेक्शंस में टोटल वोट्स का कम से कम 6% हासिल करे, या फिर 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट पाए, एंड इसके साथ साथ लोकसभा में कम से कम 4 सीट्स जीते। 2023 के डेटा के अनुसार इंडिया में 6 नेशनल पार्टीज हैं: बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी ऐप और नेशनल पीपल्स पार्टी। दूसरी तरफ है रीजनल या स्टेट पार्टीज। इनका असर कुछ स्टेट्स तक ही लिमिटेड होता है, जैसे तमिलनाडु में डीएमके या बिहार में आरजेडी। इन पार्टीज ने इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया है, खासकर 1990 के बाद जब कोएलिशन गवर्नमेंट्स का दौर शुरू हुआ। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस फेस कर रही हैं। सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ज्यादातर पार्टीज में सारी पावर कुछ टॉप लीडर्स के हाथ में होती है। पार्टी के अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी ऑर्डिनरी मेंबर्स को नहीं होती, और डिसीजंस में उनका कोई रोल नहीं होता। दूसरा, डायनास्टिक सक्सेशन यानी वंशवाद। कई पार्टीज में टॉप पोजीशंस एक ही फैमिली के मेंबर्स के पास रहते हैं। ये उन लोगों के साथ अन्याय है जो काबिल हैं, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तीसरा चैलेंज है मनी एंड मसल पावर का बढ़ता हुआ रोल। पार्टीज इलेक्शन जीतने के लिए शॉर्टकट लेती हैं। वो ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं जिनके पास या तो बहुत पैसा हो या फिर जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, क्योंकि ये लोग किसी ना किसी तरह से इलेक्शन जीत सकते हैं। और चौथा चैलेंज है वोटर्स के लिए मीनिंगफुल चॉइस का ना होना। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर की पार्टीज के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कम हो गया है। इकोनॉमिक पॉलिसीज पर तो लगभग सभी मेजर पार्टीज एक जैसी बातें करती हैं। इससे वोटर्स के पास कोई रियल चॉइस नहीं बचता। तो इन पार्टीज को सुधारा कैसे जा सकता है? क्या कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं? हाँ, कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि चुने हुए एमएलएज और एमपीज पैसे या मिनिस्टर पोस्ट के लालच में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ना जा सकें। अब अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सीट चली जाती है। एक और सुधार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आया। अब हर कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने से पहले एक एफिडेविट फाइल करना पड़ता है, जिसमें उसे अपनी प्रॉपर्टी और अपने खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केसेस का पूरा ब्यौरा देना होता है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि पार्टीज अपने इंटरनल इलेक्शंस कराएं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब अक्सर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है। तो और क्या किया जा सकता है? कुछ सजेशंस हैं। एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जो पार्टीज के इंटरनल कामकाज को रेगुलेट करे, ताकि रेगुलर इलेक्शंस हो, मेंबर्स की लिस्ट मेंटेन हो और सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो। 2, ये अनिवार्य किया जाना चाहिए कि पार्टीज कम से कम 1/3 टिकट्स महिलाओं को दें। और 3, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, यानी सरकार पार्टीज को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा दे, जैसे पेट्रोल, पेपर, फोन का खर्चा। इससे पार्टीज अमीर कंपनीज और लोगों पर कम निर्भर रहेंगी और करप्शन कम हो सकता है। लेकिन सिर्फ कानून से सब कुछ नहीं बदलता। सुधार के 2 और तरीके हैं। पहला है लोगों का दबाव। हम यानी आम नागरिक, मीडिया और सोशल मूवमेंट्स जब पार्टीज पर सुधार के लिए प्रेशर बनाएंगे तो उन्हें बदलना पड़ेगा। जब उन्हें लगेगा कि सुधार न करने से उनका पब्लिक सपोर्ट खत्म हो जाएगा, तभी वो सीरियस होंगे।
और दूसरा और सबसे असरदार तरीका है पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की भागीदारी। पॉलिटिक्स को बाहर से सिर्फ क्रिटिसाइज करने से वो नहीं बदलेगी। खराब पॉलिटिक्स को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है उसमें एक्टिवली हिस्सा लेना। जब अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तभी उसकी तस्वीर बदलेगी। तो अगली बार जब हम पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करें तो ये भी सोचें कि इस सिस्टम को बेहतर बनाने में हमारा क्या रोल हो सकता है।